हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम भी कहा जाता है। अब इस नियम को पढ़ने से पहले या इस नियम का उपयोग क्यों कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तरफ चलते हैं। आप सभी को पता होगा, समझना है, एक इस सिनेरियो को समझिएगा। आप सभी को पता होगा कि हमने बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था। हमने बोला कि बहुत सारे आवेश किसी निकाय में उपस्थित है यादृच्छिक रूप से, मतलब कहाँ पर है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक उधर होगा, सभी में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है, ऐसा केस नहीं है, कैसे भी आवेश वितरित हो सकते हैं। तो उस आवेशों वाले निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसे देखते थे, तो हम बोलते थे हर एक आवेश के कारण क्या निकालो, विद्युत क्षेत्र निकालो, यही करते थे। और फिर ये जो विद्युत क्षेत्र निकले इसका क्या कर दिया जाए बच्चों, सदिश योग कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही कर रहे थे क्या? अरे यही था तरीका, तो है ना। आप सभी को पता होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया और काम खत्म कर दिया, विद्युत क्षेत्र ऐसे ही निकलेगा। ये जो पर्टिकुलर कार्य हमने किया था बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का, ये बेस्ड था किसके ऊपर बच्चों, कूलाम के नियम पर। किसके ऊपर? कूलाम का नियम लगाया था। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र हम बिंदु आवेश के कारण क्या लिख रहे थे, KQ डिवाइडेड बाय R²। लिख तो यही रहे थे। हर एक आवेश के कारण हमने सदिश रूप में निकालना था, तो ऐसा कर दो, यही करें, ठीक है। अब यहां पर आवेश कैसे भी वितरित हो सकता था, तो हम कूलाम के नियम से चाहे कैसा भी आवेश का वितरण हो हम काम कर सकते थे। आप बोलोगे कि सर भाई कूलाम के नियम में ये कहां लिखा था? भाई कूलाम के नियम में ये तो आवेशों के बीच में बल तो लिखा ही था ना, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। बताओ लिखा था नहीं लिखा था? और इसी सूत्र से क्या निकला था, E निकला था भाई। F डिवाइडेड बाय Q0 किया था, याद आ रहा है? वो F कहां से था, कूलाम के नियम से था। तो ये विद्युत क्षेत्र भी कहां से निकला, कूलाम के नियम से निकला। बात समझ में आई? ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला कूलाम के नियम से निकाला, और कूलाम के नियम से हम किसी भी तरीके के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। फिर हमने बोला ये तो आवेश कम थे, है ना, 10, 20, 30, 40, 100 होंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास में बहुत सारा आवेश हो, है ना, बहुत ज्यादा हो, लाखों करोड़ों में आवेश हो, एक बहुत कम जगह के अंदर बहुत ज्यादा आवेश हो, ठीक, तो हम क्या मानते हैं, हम बोलते हैं कि यदि किसी वस्तु के पास में जो आवेश है वह सममित है। कैसा है बच्चों? सममित है। मतलब ऐसे लेट सपोज करो किसी के पास में 1 मीटर के अंदर 100 आवेश हैं, तो उसका अगर मैं 1 सेंटीमीटर काट लूं तो उसमें 1 आवेश मिलेगा। हर जगह आवेशों का वितरण क्या हो, समान हो, आवेश वितरण अच्छे तरीके से हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे सममित हो। तो हम बोलते हैं कि इस तरीके के आवेश वितरण के अंदर जहां बहुत सारा आवेश हो और आवेश का वितरण सममित हो, तो हमें कूलाम का नियम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप कब तक सदिश योग करते रहोगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला भाई, यहां पर आप किसका उपयोग करें, गाउस के नियम का उपयोग करें। किसके नियम का बच्चों? गाउस के नियम का उपयोग करो। और गाउस के नियम में हम किसको, आवेश घनत्व को महत्व देते हैं, है ना। आपने देखा होगा रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R। याद आ रहा है नहीं आ रहा? यहां पर क्या है, आवेश घनत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन इंपॉर्टेंट हो गया, आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, जिस तरीके की वस्तु के ऊपर आवेश उपस्थित है। लेकिन अगर आवेश कैसा हो, सममित हो, तो हम बोलते हैं वहां पर कूलाम का नियम मत यूज करो, वहां गाउस का नियम यूज करो। गाउस के नियम से सारा काम आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम से भी निकाल सकते थे, हम विद्युत क्षेत्र कूलाम के नियम से भी निकाल सकते थे। लेकिन आसान कौन सा पैटर्न लगा हमें, गाउस का नियम। लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाइड थी कि क्या भाई, आवेश वितरण सममित होना चाहिए। बात समझ में आई? वहां गाउस का नियम लगाओ, काम खत्म करो। सेम इसी तरीके से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एम्पियर का नियम है ना। बायो सावर्ट का नियम हमने पढ़ा, उस बायो सावर्ट के नियमानुसार आप कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं।
कैसे भी धारा वितरण के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो बायो सावर्ट का नियम एक तरीके से कूलाम के नियम की तरीके से है ना, जैसे कूलाम के नियम से कैसे भी विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, वैसे ही बायो सावर्ट के नियम से किसी भी तरीके का धारा वितरण हो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो बायो सावर्ट का नियम तो बहुत खतरनाक नियम हो गया एक तरीके से। लेकिन यदि धारा वितरण समरूप हो, सममित हो, ठीक है, धारा वितरण कैसा हो, सममित हो, जैसे आवेशों का वितरण हमने सममित मान लिया ना, वैसे हमने बोला कि अगर किसी जगह से नियत परिमाण की धारा बह रही है, ठीक है, तो फिर हम क्या देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड है एम्पियर के नियम के लिए, क्या भाई कि भाई वो जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, वो कैसी रहनी चाहिए, सममित रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। परिवर्ती धारा वितरण के कारण नहीं देख सकते, वहां तो बायो सावर्ट का नियम ही लगाओ आप। ठीक है, आपको बस एक कंडीशन दे दी अच्छे से आराम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कि ये एक तरीका है जिससे आसानी से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। लेकिन उसमें उसने कंडीशन लगाई क्या, कि धारा वितरण कैसा रहना चाहिए, सममित रहना चाहिए। उस केस में आसानी से अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, एम्पियर के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए, अब एम्पियर का नियम है क्या, इसके द्वारा किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है उसे समझना आवश्यक है। तो चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं, एम्पियर का नियम लिखते हैं, इससे किस तरीके से काम किया जाएगा वो भी समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई धारा वितरण है, मैं सीधी सीधी लाइनें खींच रहा हूं, आप ऐसा 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 ले जाओ, जैसे भी आप चाहो वैसे ले जाओ। ठीक, इस धारा वितरण में ये धारा I1 ऊपर की ओर, ये धारा I2 भी ऊपर की ओर, ये धारा I3 भी ऊपर की ओर। मान लेते हैं कि ये वाली धारा I4 नीचे की ओर है, ये I5 भी नीचे की ओर। ठीक है, तो कुछ धाराएं ऊपर की ओर हैं, कुछ धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हो सकता है किसी केस में, कोई जरूरी नहीं हर बार समान हो। ठीक, तो फिर अगर मैं एक बंद पाश बना लूं, जैसे गाउस के नियम के अंदर आपने क्या किया था, एक बंद लूप ले लिया था, नहीं लिया था, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से, लूप नहीं बंद पृष्ठ लिया था, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में कितना आवेश है उससे आपने संबंधित करवाया चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, कि उस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है उससे हम गणना करना चालू करेंगे। ऐसे ही एम्पियर के नियम में हम क्या बनाते हैं, बंद पाश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बंद पाश बनाते हैं, एक बंद पथ आप कह सकते हैं। ये क्या है, इसे बंद पथ भी बोल सकते हैं, बंद लूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम वैसा का वैसा, वो भी काल्पनिक था, ये भी काल्पनिक है। वहां उस बंद पृष्ठ को बोल रहे थे गाउसियन बंद पृष्ठ, इसे बोलेंगे एम्पियरन बंद लूप। इसे क्या बोलेंगे, एम्पियरन लूप बोल दीजिए। ठीक है, सेम तरीका है। वहां पे हम उस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है वो देख रहे थे, यहां पर हम बोलेंगे कि इस एम्पियरन लूप से कितनी धारा गुजर रही है। सेम वैसा का वैसा, वहां पे आवेशों का बीजगणितीय योग था, है ना, वहां पे आवेश प्लस का है तो प्लस का लिखो, माइनस का है तो माइनस का लिखो। यहां पर भी ऐसा है, धारा एक तरफ जा रही है उसको प्लस का लिख लो, दूसरी तरफ वाली को माइनस का लिख लो। तो हम बोलते हैं यहाँ पे धाराओं का बीजगणितीय योग था, वहां आवेशों का बीजगणितीय योग था। अब मैं बोलूं कि अगर ये वाली प्लस की है तो ये वाली क्या होंगी, विपरीत दिशा वाली माइनस की होंगी। तो यहाँ पे समीशन आई क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो एक दिशा में थी, और माइनस का I4 और माइनस का क्या कर दिया, I5 कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बोलता है समझिए, एम्पियर का जो नियम है वो ये बोलता है कि आपने जैसे ही कोई बंद लूप बना दिया और इस बंद लूप के किसी बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि कुछ ऐसा दिया जाएगा B.dl, और यहाँ पे देखो मैंने बंद लूप बनाया है, पता चल रहा है जैसा गाउस के नियम में काम कर रहा था ना, बंद समाकलन कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी है, लूप आपका बंद ही है। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट समीशन आई होना चाहिए। गाउस का नियम क्या था वो और बता देता हूं, E.ds था, dl नहीं था, ये बात ध्यान में रखना। E.ds इज इक्वल्स टू समीशन q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
यही था कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। गाउस का नियम, एम्पियर का नियम भी ऐसा है कि निर्वात अथवा वायु में किसी काल्पनिक बंद लूप से, यहां पर क्या आ जाएगा, काल्पनिक बंद लूप या काल्पनिक बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यहां पे B डॉट dl है, dl का मतलब हो गया रेखीय समाकलन, ds होता तो हम बोलते क्षेत्रीय समाकलन। ठीक है, किसी काल्पनिक बंद लूप से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये निर्वात की चुंबकशीलता तथा उस काल्पनिक बंद लूप के क्षेत्रफल से परिबद्ध, काल्पनिक बंद लूप के क्षेत्रफल से परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग, ये धाराओं का कौन सा योग है, बीजगणितीय योग, इन दोनों के क्या है, गुणनफल के तुल्य होता है। वापस से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, रेखीय समाकलन किसके बराबर है, निर्वात की चुंबकशीलता तथा धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के समानुपाती है। ये धाराओं का बीजगणितीय योग आपने कहां से लिया, बंद लूप के क्षेत्रफल से जितनी धाराएं गुजर रही हैं उन धाराओं का बीजगणितीय योग है। बात समझ में आ गई, लिखने का तरीका पता चला, क्लियर है। हाँ, ये चीज ध्यान में रखिए कि जब भी एम्पियर का नियम लगाया गया ना तो उसके अंदर 3 कंडीशन देखी गई। क्या कंडीशन देखी गई वो समझिए। जब आप किसी काल्पनिक बंद लूप को मानते हैं तो इस बंद लूप के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा एक जगह कम है। जैसे लेट सपोज करो ये मार्कर मान लो, ये धारा मान लीजिए, धारा ऐसे जा रही है, तो आपने क्या किया, अब किसी भी ये चालक तार होगा ना, सीधा चालक तार, सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है वृत्त के रूप में, आपको पता होगा। ऐसे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, वृत्त बन जाते हैं, है ना। तो और जैसे जैसे वो वृत्त बड़ा होता जाता है चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, ये भी ध्यान में रखो। अरे ऐसा मानो ना, ये चालक तार और अब मैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो मैं क्या करूंगा, ऐसा एम्पियर लूप बनाऊंगा। ठीक है, ये दूरी क्या हो गई, r हो गई। तो इस r दूरी पे हर एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। और फिर अगर आपने एम्पियर लूप को बड़ा ले लिया तो आपने इसकी क्या दूरी बढ़ा दी, ये r2 मान लो, तो ये हर एक पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो समान होगा लेकिन इस बार दूरी बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, ये बात ध्यान में रखना। फिर एक और लूप बनाया बड़ा, दूरी और बढ़ा दी, r3 हो गई, चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, ध्यान में रखना, है ना। तो किसी भी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक तरीके से असमरूप होता है, परिवर्ती होता है। लेकिन अगर एक ही वृत्त की बात की जाए तो एक ही वृत्त के हर एक बिंदु पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो एम्पियर का लूप लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्या भाई, कि भाई पहली चीज तो चुंबकीय क्षेत्र उस एम्पियर लूप के हर एक बिंदु पे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा क्या देखा गया, दूसरा ये देखा गया कि जब आप कोई भी एम्पियर लूप लो वहां पर ये कंडीशन होनी ही चाहिए, B और DL या तो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, या फिर B और DL एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ये 3 कंडीशन लगा सकते हो आप एम्पियर लूप को सेलेक्ट करते टाइम, या तो वहां पर ये दोनों समांतर हो या दोनों लंबवत हो। समांतर होंगे तो क्या होगा, BDL cos 0 आ जाएगा, BDL ही रह जाएगा। लंबवत होगा तो क्या होगा, BDL cos 90 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं है, हमारा काम पता चल जाता है कि B और DL अगर एक दूसरे के डायरेक्शन के अंदर है तो भैया चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम हो सकता था, अगर डायरेक्शन के अंदर नहीं है, लंबवत है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके का काम होना चाहिए। बीच का कोई एंगल नहीं लेते हम, है ना, बीच का कोई एंगल नहीं लेते, फालतू में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हम। ठीक है, चलिए, ये सिंपल करने का तरीका है भैया। तो एम्पियर लूप को ऐसा सेलेक्ट करो कि एम्पियर लूप के हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समान हो। फिर B और DL वहां पर या तो समांतर हो या फिर एक दूसरे के लंबवत हो। इससे कैलकुलेशन इजी होगी और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने का क्या है, नजरिया है ना। ऐसे ही जैसे गाउसीय पृष्ठ कैसे ले सकते थे, मनमर्जी का ले सकते थे, ऐसे एम्पियर लूप भी आप मनमर्जी का ले सकते हो। बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये 3 कंडीशन आ जाए तो फिर ठीक है, काम अच्छे से काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसको लिखना चालू करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको लिखना चालू करते हैं बच्चों। हाँ भाई, अभी मैं और समझाऊंगा इसे,
लेकिन एक बार के लिए ये थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे ही एम्पियर का नियम आ जाए, जो शुरुआत की रामायण मैंने आपको बताई थी वो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, समाकलन बनाओ बी सदिश डॉट डी एल सदिश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। ठीक है, आप इसका एक और तरीका लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन तो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये लिख करके ही आना है, ये लिख करके ही आना है। अगर आप एक्स्ट्रा मार्किंग की सोच रहे हैं, मार्क तो उतने ही देगा, लेकिन इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। क्या भाई, ये म्यू नॉट है ना, इसका भाग लगा दो किसमें, बी में। तो बी सदिश डिवाइडेड बाय म्यू नॉट डॉट डी एल इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी म्यू नॉट तो हट गया, अब यहां पर क्या आ गया, समीशन आई आ गया है। ठीक है, बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है एच, एक और सदिश राशि है ये, एक और सदिश राशि है h, तो ये हो जाएगा h डॉट डी एल इज इक्वल्स टू समीशन आई। बच्चों ये भी एम्पियर का ही नियम है, ये दोनों ही किसके नियम है, एम्पियर के नियम है। h क्या है बच्चों, h को बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, और b को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण या फिर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो B और H एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इनका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, B सदिश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया है। बात समझ में आई। तो ये एम्पियर का नियम है, ये भी और ये भी हम एग्जाम में यही लिख करके आएंगे। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे एम्पियर का नियम ये नहीं दिया हुआ होगा, तो शायद ये दिया हुआ होगा। समझ जाइएगा कि भाई वो बोल तो एक ही चीज रहा है ना। लिखना चालू करें, थ्योरी कैसे काम करेंगे वो समझे। ओके, ये तो यही है। देखो किस तरीके से आपको लिखना है वो हम बोलेंगे। तो हमने बोला ये सारा काम म्यू नॉट यूज किया, तो मैं निर्वात का उपयोग कर रहा हूं या वायु का उपयोग कर रहा हूं, ध्यान में रखना। अगर माध्यम होता तो म्यू नॉट के साथ में म्यू आर और आ जाता। तो क्या लिखा जाएगा, निर्वात, समझिए इस चीज को, निर्वात अथवा वायु में किसी काल्पनिक बंद लूप या पथ के अनुदिश बी को क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, कॉमा लगा दीजिए। अब म्यू नॉट के बारे में लिख रहा है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू नॉट का लिख दिया। अब समीशन आई के बारे में लिखेंगे, तथा समीशन आई के बारे में क्या लिखेंगे, बंद लूप से परिबद्ध क्षेत्रफल, बंद लूप से परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग, समीशन आई हो गया। तो हमने दोनों लिख दिया, चुंबकनशीलता और गणितीय योग, इनका क्या होना चाहिए, गुणनफल के तुल्य होना चाहिए। योग के गुणनफल के तुल्य होता है।
ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वह निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे हम म्यू नॉट कहेंगे, तथा बंद लूप से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के क्या होता है, तुल्य होता है। यही क्या है, एम्पियर का नियम है। यही एम्पियर का नियम है। ठीक है, इसे एम्पियर का परिपथीय नियम भी बोलते हैं। इसे एम्पियर का कौन सा नियम बच्चों, परिपथीय नियम भी, सर्किटल लॉ नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ गई देवताओं, क्लियर हुआ ये? चलिए, ये बहुत सिंपल सा टास्क था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, जब आप लिखते हैं समाकलन B.dl, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यही तो है बच्चों। इस चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। इसे क्या कहा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, परिसंचरण। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें एक ही हैं, है ना, ये बात ध्यान में रखें। ये क्लियर हुआ? तो एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आएगा, नो डाउट आएगा कि एम्पियर का नियम लिखिए 1 और 2, यहां तक लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर 3 नंबर का आ जाता है या 2 नंबर का आ जाता है तो इसमें वो सवाल ऐड करेगा। इसमें वो सवाल क्या करेगा, ऐड करेगा। वो सवाल क्या ऐड हो सकता है वो अपन डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए, अब थोड़ा सा मैंने कहा था ना, अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, और समझने की बात है क्या भाई, वो समझिए। ये तो चलो इस वाली चीज को हटा देता हूं। देखो, कई बार ये भी संभव है बच्चों कि B.dl का मान 0 आए। अगर B.dl का मान 0 आएगा तो आपके दिमाग में ये आएगा कि वहां पे B 0 था, इसलिए B.dl 0 हो गया। ये सामान्य सी बात है। जैसे कुछ ऐसा मानिए कि ऐसा बहुत सारी धाराएं जा रही हैं, यूं ऐसा, ये यहां पर I1, इधर I2 और इधर I3। इनके कारण मेरे को यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मैं क्या करूंगा, ये लो ऐसा परिसंचरण बना दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं मेरा परिसंचरण ही ऐसा ले लूं, ये मेरा एम्पियर लूप ले लो, ले ये एम्पियर लूप ले लिया, है ना। आप ये डैश 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 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली किताबों में डैश 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 ही होता है वैसे ही। ऐसा एम्पियर लूप ले लिया, ठीक, और इसका कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी बिंदु ले लो। क्या होगा बच्चों, इस केस में आपको यह पता चलेगा कि यहां से कोई धारा जा ही नहीं रही। ये एम्पियर लूप है, बंद लूप है ना, बंद लूप। क्या इसमें से इनमें से कोई धारा जा रही है? आंसर है कोई धारा नहीं जा रही है। ठीक, तो फिर इसके लिए एम्पियर लूप लगाओगे तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे B सदिश डॉट dl सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई, और यहां पर समीशन आई का मान कितना है, 0 है। यहां पर समीशन आई का मान 0 है, तो इसका मतलब B डॉट dl इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही होगा, यही दिमाग में रहेगा। चलिए, फिर इसे आप क्या दिमाग में लगाओगे, आप बोलोगे कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी कितना है रे, 0 है। कितना है, 0 है। नहीं भाई, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों भाई, पहले तो सोचो, ऐसी धाराएं जा रही हैं, लेट्स सपोज करो कुल धारा आई है, धारा कहाँ की ओर गई, ऊपर की ओर गई। ये बिंदु मैंने मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र ये ले था अंदर की ओर, धारा ऐसे अंदर की ओर, गया नहीं गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो है यहाँ पर। अरे भाई, किसी भी आवेशित नहीं, धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, ये तो निश्चित है, किसी बिंदु पर होगा, बस वो अक्ष पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र तो है। ये गलत है कि आपने बोल दिया B बराबर 0, ये गलत है। ये आपने एम्पियर के नियम को गलत पढ़ लिया है।
ये सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि यहां से कोई धारा नहीं जा रही। इसका मतलब ये जो एम्पियर का लूप लिया है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन शून्य है, ये पढ़ना होता है। हमें इस पे नहीं आना है, हमें इस पे आना है। ठीक है, यहां चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन शून्य है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण शून्य है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। बात समझ में आ गई क्या? तो लूप जब आप देखो तो आप देखिए कि भैया वो लूप क्या प्रदर्शित कर रहा है। आगे मैं सवाल करवाऊंगा, डेरिवेशन करवाऊंगा, लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है बच्चों, ये समझिए इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इस चीज को बहुत गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि लिए गए एम्पियरन लूप से गुजरने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग नहीं, धारा तो गुजर नहीं रही है, एम्पियरन लूप से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ये है इसका मतलब, प्रवाहित नहीं हो रही, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण क्या है बच्चों? शून्य है। आगे लिख देता हूं यहां पर, शून्य है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं है। ठीक है, हाँ, फिर आप कैसे बोलोगे किसी लूप में चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो सकता है? तो इसके तरीके हैं क्या भाई? लेट सपोज करो एक धारा आई ऐसे जा रही है, एक धारा आई उसी जगह से आई नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, और आपने ऐसा एम्पियर लूप लिया और यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो दोनों ही तारों से कितना दूरी पर है? 8 दूरी पर है। एक के ऊपर एक मान लो रे ऐसा, तो 8 दूरी निकलेगी। ठीक है, उस केस में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा उस केस में। क्यों? क्योंकि उस केस में दोनों ही धाराओं का मान कितना है? दोनों ही धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। इस केस में तो कोई धारा गुजर ही नहीं रही, लेकिन इस वाले केस में धारा गुजर रही है और धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है, इस कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही केस के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर, दूसरे में धारा ऐसे जा रही है, तो एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, विपरीत दिशा में कैंसिल करेंगे। तो एम्पियर लूप से अगर धारा जा रही है और धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य। लेकिन अगर एम्पियर लूप से कोई धारा जा ही नहीं रही, गुजर ही नहीं रही, और फिर आप बोलो वहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, तो फिर गलत है। वहां चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण शून्य है। ठीक है, ये दिमाग में रखने लायक बातें हैं। चलो उतारो इस चीज को, उतारो, स्क्रीनशॉट लो। लिया? ओके, डन। अब एम्पियर लूप को बनाते टाइम हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए? मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, वो 3 चीजें लिख लीजिए। एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में रहेगी कि भैया एम्पियर लूप सेलेक्ट कैसे किया जाता है, ये दिमाग में रहेगा। क्या भाई? एम्पियर लूप का चयन, लूप का चयन। सबसे पहला, बंद लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या भाई? एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? बी सदिश जो है वह लंबवत होना चाहिए किसके? डीएल सदिश के, है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। इस केस के अंदर बी डॉट डीएल का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। काम ही खत्म, डेरिवेशन ही खत्म हो गया। ठीक है, चलो
फिर तीसरा, या फिर क्या हो सकता है, बी सदिश का मान समांतर रहना चाहिए हर एक बिंदु पर, किसके, डीएल सदिश के हर एक बिंदु पर, ठीक। उस केस में ये आ जाएगा समाकलन बी डॉट डीएल का मान आएगा समाकलन बी डीएल के, और इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र तो समान है, तो हम क्या करेंगे, बी को तो बाहर निकाल लेंगे और डीएल अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो फिर डीएल का ही समाकलन करना पड़ा, हमें बी का समाकलन नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। ये होना ही चाहिए इसके साथ में, या तो ये या फिर ये, ठीक है। ये तो होगा ही होगा, ऊपर वाला बिंदु तो अवश्यम भावी है, और उसके साथ में या तो ये कंडीशन आ जाए या ये कंडीशन आ जाए, काम हम करना चालू कर देंगे, ठीक है। डन हुआ। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये जितनी भी चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। कई बार मैं भूल जाता हूं स्क्रीनशॉट के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिएगा। लास्ट टाइम जो लिखा था उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। और आज का ये अंतिम बिंदु है, इसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए टॉपिक क्या है, एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के चालक धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके कारण हम परिमित लंबाई के तार के कारण नहीं निकाल रहे हैं, हम किसके कारण निकाल रहे हैं, अपरिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। देखिए क्या कंडीशन है, लेट सपोज कीजिए, ये बहुत जल्दी हो जाएगा डेरिवेशन, विद इन 7 और 8 लाइन्स कंप्लीट, ठीक है। क्या होगा बच्चों, देखो लेट सपोज कीजिए कि कोई चालक तार है जिसमें I परिमाण की धारा जा रही है, और ये चालक तार जो है वो अनंत लंबाई का, ये लो दोनों तरफ अनंत बना दिया, क्लियर। अब हमें यहां पर इस चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे आपको क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या करो, इसको त्रिज्या मानो, लंबवत दूरी आ रही है, इसको R माना, और हमने क्या किया, ये एक एम्पियरन लूप का निर्माण कर दिया, है ना। मैं लेट सपोज करो ये अनंत लंबाई का चालक तार था, ठीक है। हमने क्या किया, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने क्या किया, ये एम्पियरन लूप बना दिया, ऐसा दिमाग में बना दिया, क्योंकि काल्पनिक लूप है, ठीक है। और उसकी दूरी, उस पॉइंट की दूरी जो है, इस वाले पॉइंट की जो दूरी है वो क्या मानी गई है बच्चों, R मानी गई है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, आप इसे D भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले डेरिवेशन में हम D लेकर के काम करते थे, यहां पर मैं R मान रहा हूं। अब देखिए एम्पियरन लूप कैसा है, ऐसा U है ना। इसको अगर आप ऐसा समझें तो ये कुछ ऐसा बच्चों, एक मिनट, ये मार्कर, इसमें धारा जा रही है अनंत लंबाई का, मान लीजिए। अब हमने क्या किया, ये एम्पियरन लूप हो गया, ये जो आप कड़ा देख रहे हैं ये क्या है, एम्पियरन लूप हो गया। तो अब इस एम्पियरन लूप पे आपको क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र देखना है ना। तो धारा ऊपर की ओर जा रही है, मैंने इसका एक छोटा सा अल्पांश काट लिया यहाँ सामने, है ना। अब इसके ऊपर अगर मैंने अल्पांश काट लिया तो मैं इसकी दिशा कैसे देखूंगा, मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा। अल्पांश के ऊपर हम क्या खींचेंगे, ऐसा स्पर्श रेखा खींच दी, तो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन पता चल गई, डीएल की डायरेक्शन पता चल गई है। चलिए धारा कैसे जा रही है, इसमें ऊपर की ओर जा रही है, धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो ये अंगूठा ऐसा रखा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जाएगा क्या, तो इस बिंदु से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है क्या। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना बच्चों, ऐसा रखो, तार में धारा कहाँ की ओर गई, ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। सोचिए, तो डीएल भी हमने ऐसा लिया और चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा स्पर्श रेखीय है, अंदर की ओर ही जा रहा है,
ठीक है, दोनों केस बिल्कुल सही सेट हो रहे हैं भाई यहाँ पर। तो हमने बोला कि अगर इसके ऊपर, ये पूरा का पूरा एल लंबाई का है और इसकी एल लंबाई कितनी है 2πr है, ठीक है। तो अगर हमने इसके ऊपर एक अल्पांश काट लिया जो कि है dl, ठीक, तो इस dl के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन देखता हूँ dl की, तो dl की डायरेक्शन ये आती है। फिर धारा के कारण ये अंदर की ओर है भाई, ऊपर की ओर नहीं है dl की डायरेक्शन, क्योंकि लूप ऐसे है, तो ये डायरेक्शन कैसी है, अंदर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी देखो, सॉरी धारा देखो ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, सेम है, समांतर हो गया। क्या एम्पियर का लूप मेरा बिल्कुल सही है, दोनों समांतर है और हर एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र समान ही होगा क्योंकि दूरी समान है, ठीक है। चलो काम करते हैं, क्या भाई, एम्पियर के नियम से क्या होगा रे देवताओं, समाकलन b सदिश डॉट dl सदिश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। समीशन आई का मान, इसमें से तो धारा ही आई जा रही थी, अरे आई परिमाण की तो धारा जा रही है, इसमें से और कोई धारा ही नहीं जा रही है, तो समीशन आई का मान कितना है बच्चों, आई ही है, ध्यान में रखिएगा। फिर हमने काम किया समाकलन b सदिश, अब मैं देखो डॉट प्रोडक्ट का काम कर रहा हूं तो इसे लिखा जाएगा BDL cos थीटा, लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट आई लिख दूं क्या रे, समीशन आई का मान तो आई ही है। चलिए थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है, क्योंकि b सदिश समांतर है किसके, dl के, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री है। इसका मतलब cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे cos 0 ना, cos 0 का मान 1 आएगा, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, थीटा की वैल्यू cos 0 लिखो, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, b dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। फिर आपको पता होना चाहिए एम्पियर लूप के हर एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, तो फिर हम लिखेंगे b को तो बाहर निकाला और यहाँ पर लिखा dl इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट आई। चलिए समाकलन करो, तो ये dl किसका है भाई, इसका नहीं, चालक तार की लंबाई मत लेना, ये एम्पियर लूप की लंबाई है। dl क्या है, एम्पियर लूप, ये एम्पियर लूप, इसकी लंबाई कितनी भाई, पूरी परिधि कितनी, r त्रिज्या के वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है। तो आपने लिखा 2πr इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट आई। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr, अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसे आप या तो r लिख लो, अगर इस दूरी को मैं d मान लूं तो यही चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा भाई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πd, अगर दूरी क्या होगी, d होगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। यहां पर आपको ये भी पता चलेगा, देखो मैं बोल रहा था ना, जैसे जैसे तार से दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये देखो, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये भी पता चला कि ये चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती है दूरी की, ठीक है। तो अगर इन दोनों में ग्राफ खींचा जाए, b और किस में, r में, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ सभी को पता होना चाहिए। ऐसा जाता है क्या, जाता है नहीं जाता है देवताओं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा अति परवलयाकार, ठीक है, अति परवलयाकार जाएगा, दिमाग में रह जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र पता चला कैसे है, दोनों डायरेक्शन एक ही आ रही है, ये क्लियर हुआ, ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए बच्चों। चलिए, तो ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन जो आज हमने एम्पियर के लूप पे क्लियर किया। एक दो इसके ऊपर एग्जाम्पल हैं जो कि अमूमन पूछे गए हैं बोर्ड में, वो अपन डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वही डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, सामने दो क्वेश्चन दे रखे हैं उस पॉइंट के रिलेटेड जिसका डेरिवेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। इसका डेरिवेशन हमने बायो-सावर्ट के नियम से भी देख रखा है, मतलब वहां पर भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे। देखो सॉल्यूशन देखो, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सवाल में क्या बोल रहा है, एक सीधे लंबे धारावाही तार, अगर सीधा लंबा बोल दिया है तो आप अनंत लंबाई का समझें, तार के कारण उसके अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁻5 टेस्ला है। थोड़ा सा समझिए, अगर ये धारावाही चालक तार होगा तो इसका अक्ष यही है
और इसके अक्ष से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। पता चल गया क्या? या तो ये वैल्यू r है या फिर ये वैल्यू d है, आप कुछ भी मान लीजिए जिस तरीके का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अभी अपने r से देख रखा है तो मैं इसे r लिख देता हूँ। r बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। मैं लिख सकता हूँ 10 की घात -1 मीटर। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए, चुंबकीय क्षेत्र कितना है इस बिंदु पर, B = 10⁻⁻5 टेस्ला। आगे क्या बोल रहा है, तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आसानी से ज्ञात हो जाएगा भाई। बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, μ0I / 2πr या फिर 2πd। किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इतना ही होता है। इज कितना है बच्चों, 10⁻⁻5 है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो μ0 को लिखेंगे 4π × 10⁻⁻7 / 2π, ऐसा ही है। चलिए, I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और R की वैल्यू 10⁻⁻1 है। 2π से इसको हटाया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे इसको हटाया तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना है, 10⁻⁻5। बताओ भाई, I का वैल्यू पता चलेगा नहीं पता चलेगा? I = क्या हो जाएगा, इन सभी का डिवाइड लगा दीजिए, है ना। तो I = क्या होगा, 10⁻⁻5 दूसरी तरफ है और डिवाइड किसका लगेगा, 2 का 10⁻⁻6 का। 2 × 10⁻⁻6, इससे इसको हटाओ, -1 लगाओ, ऊपर जाएगा तो 10⁻+1, इसका मतलब 10 / 2 दैट इज 5 एम्पियर। पता चल गया क्या? क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। क्या बोल रहे हैं, एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार। पता चल गया, कंडीशन वही है अभी भी, है ना, अनंत लंबाई के लिए काम करेंगे। से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसा ही लिखते हैं। B = कितना भाई, μ0I / 2πr। r दूरी पर यही होता है अनंत लंबाई के कारण, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो यदि तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत रहे, I की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। r/2 पे कितना होगा रे, तो हमने बोला लेट सपोज करो वो चुंबकीय क्षेत्र B' है। B' कितना होगा, μ0I / 2π, और दूरी कितनी है, r/2। 2 को कहाँ लेकर के जाओ, ऊपर ले जाओ, 2 से 2 मत काटना। अभी इससे देखो फायदा हो जाएगा ना, μ0I / 2πr आया नहीं आया, और μ0I / 2πr है क्या, B है। इसका मतलब जो फाइनल चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या है, जो दिया गया चुंबकीय क्षेत्र है उसका दुगना है। वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए, अगर दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे दूरी को कम किया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया भाई। हमने वही तो बताया, 2B आएगा, इसका A ऑप्शन आएगा। ठीक है, पता चला। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ एम्पियर का नियम आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक सिंपल नियम था, जहाँ पर हम गाउस का नियम जिस तरीके से रिलेट कर रहे थे उसी तरीके से एम्पियर के नियम को रिलेट कीजिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।